हेलो बच्चों, आप लोग का हमारा यूट्यूब चैनल आलोक सर एकेडमी में स्वागत है। बच्चों, आज के क्लास में हम वास्तविक संख्या को पूरी तरह से कंप्लीट करने वाले हैं। बच्चों, अभी तक हमने वास्तविक संख्या के बारे में क्या क्या कौन कौन सा टॉपिक पढ़ चुके हैं? भाजकता, वास्तविक संख्या की भूमिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इन सारे टॉपिक को हम पढ़ चुके हैं अभी तक। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? वास्तविक संख्या के अंदर कुछ कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन और कुछ इंपोर्टेंट थ्योरी, पूरा वास्तविक संख्या को कंप्लीट करेंगे आज। जैसे क्वेश्चन है सिद्ध करने वाला, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। ये हमें सिद्ध करना है कि कोई विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है, जहां q क्या है? एक पूर्णांक है। तो जब भी इस प्रकार का बच्चों क्वेश्चन मिले सिद्ध करने वाला, तो सबसे पहले मान लेना है, माना एक कोई पूर्णांक है तथा b बराबर 4q माना, क्योंकि यहाँ फॉर्म में दिया हुआ विषम पूर्णांक का फॉर्म क्या है, रूप क्या है? 4q+1 या 4q+3, इसीलिए b बराबर 4 माना हमने। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे यहाँ पे। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है बच्चों? a बराबर bq+r। तो वही हमने यहाँ पे लिखा, a बराबर bq+r, जहां r का मान 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है या b से छोटा होता है। तो b का मान इस समीकरण में हम पुट कर देंगे, a बराबर 4q+r, जहां r का मान 4 से छोटा है यानी b से छोटा है, या 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है। यहाँ पर r का मान क्या क्या हो सकता है? क्योंकि r का मान 4 से छोटा, यानी कि या तो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है। यही 4 नंबर हो सकता है ना, इसके अलावा तो कोई हो नहीं सकता, क्योंकि r का मान 4 से छोटा होना चाहिए। तब जब r का मान 0 होगा तो समीकरण क्या प्राप्त होगा? एक a बराबर 4q। जब r का मान 1 होगा तो समीकरण क्या प्राप्त होगा? a बराबर 4q+1। जब r का मान 2 होगा तो समीकरण क्या प्राप्त होगा? a बराबर 4q+2। जब r का मान 3 होगा समीकरण क्या प्राप्त होगा? a बराबर 4q+3। यानी कि 4 समीकरण प्राप्त हो गया, ये r का मान इस समीकरण में पुट करने पर, रखने पर। अब यहाँ पे 4q, अब यहाँ a बराबर 4q तथा a बराबर 4q+2, ये दोनों नंबर 2 से कट रहा है, यानी 2 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है। जब ये दोनों नंबर तो 2 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, तो यह 2 से विभाजित होते हैं, तब यह सम संख्या होगी। सम संख्या मान लो वो संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से कट जाती है, उसको सम संख्या कहते हैं। यहाँ पे a बराबर 4q तथा a बराबर 4q+2, ये दोनों नंबर 2 से कट रहा है, इसलिए ये सम संख्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। तब a बराबर 4q+1 तथा a बराबर 4q+3 यह विषम संख्या होगी। तब a बराबर 4q+1 तथा a बराबर 4q+3 यह विषम संख्या होगी ना। जब a बराबर 4q तथा a बराबर 4q+2 2 से कट रहा है, ये 2 से नहीं कट रहा है ना, इसलिए विषम संख्या होगी। बच्चों, हमें यही सिद्ध करना था। क्या सिद्ध करना था? दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप में होता है। 4q+1 या 4q+3 के रूप में होता है, ये हमने सिद्ध कर दिया। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए हमारे चैनल को, और हमारे साथ आगे सेशन में बने रहिए। हेलो बच्चों, जैसे 5 नंबर क्वेश्चन हो गया, वास्तविक संख्या के अंतर्गत यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। यानी कि ये जो क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों, ये बिहार बोर्ड में 5 नंबर का पूछता है, ये वीवीआई क्वेश्चन है। ये 3m के जगह 4m कर देगा, अलग नंबर चेंज कर दिए तो अलग बात है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आएगा इस बार बिहार बोर्ड में। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ ले, अभी हम आपको इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। क्या बोला? यूक्लिड क्वेश्चन क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग बोल रहा है, तो मान लेंगे कोई, मान ले धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं, माना एक कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर
3m के रूप का है ना, तो b बराबर 3 मान लेंगे यहाँ पे, b बराबर 3। अब लिखना है यहाँ पे, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है बच्चों, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यही यहां पे लिखना है हमको, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r का मान, r का मान 0 से बड़ा होता है, 0 को बराबर होता है, b से छोटा होता है। b यहाँ पे क्या है 3, तो ये समीकरण b बराबर, b का मान 3 रख देना है हमको। लिखेंगे यहाँ पे a बराबर b का मान 3 रखेंगे, 3q प्लस आर 0, b का मान 3 रख देंगे 3। जब r 3 से छोटा है तो यहां लिखेंगे, यहां r का मान क्या क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 नंबर होगा ना, क्योंकि r का मान 3 से छोटा है। तो लिखेंगे यहां r बराबर या तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, ये 3 नंबर हो सकता है ना, इसके अलावा तो कोई नंबर हो नहीं सकता, क्योंकि r का मान 3 से छोटा है, यानी कि b से छोटा है। तब इस r का मान पुट करके 3 समीकरण बनेगा। तब a बराबर जब 0 होगा r का मान, a बराबर 3q, a बराबर जब r का मान 1 होगा तो a बराबर क्या हो जाएगा, 3q प्लस 1। जब r का मान 2 होगा, a बराबर क्या हो जाएगा समीकरण, 3q प्लस 2। ये हमारे पास इक्वेशन प्राप्त हो गया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक हमने a माना, यानी इसका वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, तो इसका वर्ग कर देंगे। लिखेंगे यहां पे, जब a बराबर 3q होगा, आप दोनों साइड वर्ग कर देंगे, सिद्ध करना है ना। लिखेंगे यहां पे दोनों तरफ वर्ग करने पर बच्चों एग्जाम में इसी तरह लैंग्वेज लिखना है, तो आपको 1 नंबर नहीं कटेगा, 5 में 5 नंबर मिलेगा, 1 नंबर भी नहीं कटेगा। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद एक बार फिर समझा देंगे, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। जो लैंग्वेज हम लिख रहे हैं उसी प्रकार से लैंग्वेज लिखना है आपको। जब a बराबर 3q, दोनों तरफ वर्क करने पर a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर हो जाएगा, q का स्क्वायर होगा, 3q का होल स्क्वायर 3 का स्क्वायर होगा, q का स्क्वायर होगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, ये आपको मालूम होना चाहिए। आपको अगर डाउट है तो बेसिक पे भी वीडियो हम बनाएंगे, उसके लिए कुछ टेंशन लेने का नहीं है आपको। ए स्क्वायर 3 के स्क्वायर, अब यहाँ पे हमको 3m के रूप में लाना है। यहाँ लिखेंगे, माना 3q स्क्वायर है ना, m बराबर 3q स्क्वायर। तब a स्क्वायर बराबर क्या प्राप्त होगा, 3m प्राप्त होगा ना, 3q स्क्वायर मान लिए, तो यहाँ पे 3 बचा, 3q स्क्वायर को हमने m मान लिया, तो a स्क्वायर बराबर 3m, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब फिर जब a बराबर 3q प्लस 1 मानेंगे, a बराबर 3q प्लस 1, आप दोनों तरफ फिर वर्क कर देंगे। यहां लिख देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर
अब दोनों तरफ वर्क करेंगे, दोनों तरफ वर्क करेंगे तो क्या इक्वेशन प्राप्त होगा? ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, यही यहां लिखेंगे, 3 का स्क्वायर क्यू का स्क्वायर, इसका स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुने 3q प्लस 1, 2ab मान लिया, ए स्क्वायर बराबर, अब इसमें हम किसको मान लेंगे, इसमें 3q कॉमन लिया, अगर 3q कॉमन ले लिया तो 3q यहाँ 2, 3q प्लस 2 बचेगा ना, इस दोनों में कॉमन लिया हमने, प्लस 1 लिखेंगे। अब इस टर्म को हम m मान लेंगे, माना m बराबर q इंटू 3q प्लस m बराबर q इंटू 3q प्लस 2। तो इक्वेशन क्या प्राप्त होगा, ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब जब a बराबर 3q प्लस 2 होगा, a बराबर 3q प्लस 2, दोनों तरफ फिर वर्क कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर फिर वर्क कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में आ गया। इसको फिर तोड़ेंगे, 3 का स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2ab, 2 गुने 2 गुने 3q, एक क्वेश्चन प्राप्त हो गया। ये स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर क्यू स्क्वायर, इस 4 को 3 प्लस 1 लिख दे, कोई प्रॉब्लम है क्या, 3 प्लस 2 गुने 3q और 1 इधर लेके आ गए। अब इसमें क्या कॉमन ले ले, 3q कॉमन ले लेते, ए स्क्वायर बराबर 3q कॉमन लिया तो यहाँ 3q प्लस 1, यहाँ क्या बचेगा, 3q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4q प्लस 1। अब इसको मान लेंगे m, माना m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4q, तो स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा, 3m प्लस 1, इसको समीकरण 3 मान लेंगे। अब बच्चों हमने क्या किया, यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। हमको ये सिद्ध करना था किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, माना एक कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 3 क्यों माना, क्योंकि यहाँ पे सिद्ध करना क्या, हमको कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का, इसलिए b बराबर 3 माना हमने। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का समीकरण क्या होता है बच्चों, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r का मान 0 से बड़ा होता है, 0 के बराबर होता है या b से छोटा होता है,
तब बी बराबर 3 का मान इस समीकरण में पुट कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा बच्चों, a बराबर 3q प्लस r का मान 3 से छोटा है या 0 से बड़ा है, 0 के बराबर है। यहाँ r का मान क्या क्या हो सकता है, क्योंकि r का मान 3 से छोटा है तो r का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, ये 3 मान ही हो सकता है ना, इसके अलावा कोई दूसरा मान तो r का नहीं हो सकता। तब इस r का मान इस समीकरण में पुट करके हमने 3 समीकरण प्राप्त किया, a बराबर 3q, a बराबर 3q प्लस 1, a बराबर 3q प्लस 2, 3 समीकरण प्राप्त होगा। जब r का मान 0 होगा तो a बराबर 3q प्राप्त होगा, जब r का मान 1 होगा तो a बराबर 3q प्लस 1 प्राप्त होगा, जब r का मान 2 होगा तो a बराबर 3q प्लस 2 प्राप्त होगा। ये 3 समीकरण हमें प्राप्त हो गया। अब इन 3 समीकरण की मदद से हम सिद्ध करेंगे कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। जब a बराबर 3q होगा, जब a बराबर 3q होगा तो हमने दोनों तरफ वर्ग कर दिया, दोनों तरफ वर्ग कर दिया तो a स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर क्यू स्क्वायर आया। अब इसमें 3q स्क्वायर को हमने m मान लिया, m मान लिया तो क्या हमें मिला, यहाँ पे a स्क्वायर बराबर 3m, इसको समीकरण 1 मान लिया। जब a बराबर 3q प्लस 1, फिर हमने दोनों तरफ वर्ग कर दिया, a बराबर 3q प्लस 1 दोनों तरफ वर्ग हमने किया तो क्या प्राप्त हुआ हमें, a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, a प्लस b के फॉर्म में आ गया ना, तो a प्लस b के फॉर्म, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 3q गुने 1 2ab। अब a स्क्वायर बराबर इस तीनों में हमने, इस दोनों में, इसमें और इसमें 3q कॉमन लिया, तो इसमें 3q कॉमन लिया तो 3q यहां बच गया, प्लस इसमें 3q कॉमन लिया तो प्लस 2 बच गया, a1 को जस के तस हमने उतार दिया। अब इसमें हमने क्या माना, q इंटू 3q प्लस 2 को m मान लिया, यहां हमने लिख दिया है आपको समझने के लिए, m बराबर q इंटू 3q प्लस 2 माना तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा 3m प्लस 1, इसको हमने समीकरण 2 मान लिया। अब फिर समीकरण 2 मान लिया, हो गया। जब a बराबर 3q प्लस 2 यानी कि यहाँ पे कहाँ गए, a बराबर 3q प्लस 2 ये समीकरण है, ये इसको यहां हमने उतार दिया, फिर दोनों तरफ वर्क करने पर वर्क किया तो क्या प्राप्त हुआ बच्चों, a स्क्वायर बराबर a प्लस बी के होल स्क्वायर में आ गया, फिर a प्लस बी के होल स्क्वायर क्या था उसके फॉर्म में यहाँ पे तोड़ेंगे, a स्क्वायर यानी कि 3q का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab 2 इंटू 2 गुने 3q 2ab, फिर a स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर क्यू स्क्वायर लिख दिया प्लस इस 4 को 3 यहां लिख दिया, 1 यहां लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना, 3 प्लस 1 लिख दिया प्लस ये 2ab को उतार दिया हमने यहाँ पे 2ab। अब इस तीनों में क्या कॉमन ले लिया हमने 3, इस तीनों पद में हमने कॉमन ले लिया 3, तो क्या बचा यहाँ पे 3 कॉमन लिया तो 3q स्क्वायर बचा, यहाँ पे 3 है तो 1 बच गया प्लस 1 लिखा, इसमें q 3 कॉमन लिया तो 2 दूना 4 q यहां बच गया तो प्लस 4q लिख दिया। अब इस टर्म को हमने मान लिया m, माना m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4q, तो स्क्वायर पर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, समीकरण 3 मान लिया। अब समीकरण 1 किधर गया, समीकरण 1 2 3, अब समीकरण 1 2 और 3 से किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यानी कि धनात्मक पूर्णांक ये माना था ना हमने, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, ये हमने सत्यापित कर दिया यानी प्रूव कर दिया। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कुछ भी डाउट है, ये बच्चों ये क्वेश्चन 5 नंबर का पूछता है, आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट कीजिए, उस कमेंट के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। सेम इसी तरह से आपको लैंग्वेज लिखना है बिहार बोर्ड में ही बच्चों। हेलो बच्चों, वास्तविक संख्या के अंतर्गत अभी हम अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय होता क्या है बच्चों, उसको पहले हम जानेंगे। अंक गणित के आधारभूत प्रमेय क्या बोल रहा है, प्रत्येक भाज्य संख्या
को अभाज्य भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या पहले ये क्या होता है बता देता हूं बच्चों। भाज्य संख्या वो होता है जो दूसरे नंबर से भी कट जाए। जैसे मान लीजिए हमने एग्जांपल ले लिया 40, इसको हम, ये दूसरा नंबर से भी कट रहा है ना, ये 2 से भी कट रहा है, 10 से भी कट रहा है, 2 से 20 बार में कट जा रहा है, 10 से 4 बार में कट जा रहा है, कट जा रहा है ना, यानी कि 40 क्या है, भाज्य संख्या, यानी कि खुद से तो कट रहा है, यानी कि दूसरा नंबर से भी कट रहा है, तो उसको भाज्य संख्या बोलेंगे। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? वह संख्या जो या तो खुद से कटे या एक से कटे। जैसे मान लीजिए सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होता है बच्चों? 2 ले लिया, या तो ये खुद से कटेगा, या खुद से कटेगा का मतलब क्या है, या खुद से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। 2 से लगाएंगे तो 2 एक बार में पूरा कट जा रहा है। उसके बाद हमने क्या बताया अभाज्य संख्या के बारे में? या तो खुद से कटेगा या एक से कटेगा। 2 एक से भी कटा ना, 2 बार में कट जा रहा है, ये अभाज्य संख्या हो गया। भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को हमने परिभाषित कर दिया बच्चों। अब अंकगणित के आधारभूत प्रमेय को हम, आधारभूत प्रमेय, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त या गुणनखंडित, गुणनखंडित का मतलब होता है तोड़ना, पार्ट बाय पार्ट में तोड़ना, गुणनखंडित का मतलब ये हो गया, किया जा सकता है, तथा यह गुणनखंडन अद्वितीय होता है। अद्वितीय का मतलब क्या होता है? अद्वितीय का मतलब होता है एक और केवल एक। अद्वितीय का मतलब क्या होता है बच्चों? एक और केवल एक। अद्वितीय होता है इस पर कोई ध्यान दिए बिना कि अभाज्य गुणनखंड किस क्रम में आ रहे हैं, यानी कि इस पर कोई ध्यान नहीं देना है कि अभाज्य गुणनखंड किस क्रम में आ। जैसे एग्जांपल लेंगे बच्चों, एक 70 नंबर ले लिया, इसको हमको अभाज्य, ये क्या है? भाज्य संख्या है, यानी कि खुद से तो कट रहा है या दूसरा नंबर से भी कट रहा है, यानी कि ये 35 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, 7 से भी कट रहा है, यानी कि ये भाज्य संख्या है। क्या बोल रहा? अंकगणित के आधारभूत प्रमेय बोलता है ना, भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में गुणनखंडित करना है। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही है बच्चों, यानी 70 को हम अभाज्य गुणनखंड के क्रम में तोड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा बच्चों? सबसे पहले सबसे छोटा अभाज्य संख्या से भाग देंगे, यानी कि 2 से भाग देंगे। सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होता है बच्चों? ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं बच्चों, 1 नंबर में कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या बताइए, तो आपको मालूम नहीं होगा तो फंस जाएगा वहां पे। इसलिए अभी ध्यान से हम जो बोल रहे हमारी बातों को ध्यान से सुनिए। सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 से भाग देंगे तो 35 आ जाएगा, फिर 7 से देंगे 5 बार में कटेगा, फिर 5 से देंगे 1 बार में कटेगा, यानी कि 70 भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ दिया हमने। यानी कि 70 को लिख सकते हैं 2 गुने तोड़ दिए, या गुणनखंडित तो कर दिए, या पार्ट बाय पार्ट में तोड़ दिया, टुकड़े टुकड़े में तोड़ दिया। 70 संख्या भाज्य संख्या को टुकड़े टुकड़े में हमने तोड़ दिया। 2 गुने 7 गुने 5। हमने लास्ट में क्या पढ़ा था? इस पर कोई ध्यान दिए बिना अभाज्य गुणनखंड किस क्रम में आ रहे हैं। जरूर फिर ये 2 गुने 7 गुने 5 लिखेंगे, इसको उल्टा लिख देंगे, 5 गुने 7 गुने 2, या 7 गुने 5 गुने 2, कोई भी क्रम में लिख देंगे, उल्टा सीधा किधर से भी लिख देंगे। यानी कि अब पढ़ेंगे हम अंकगणित के आधारभूत प्रमेय को क्या बोल रहा है। प्रत्येक भाज्य संख्या को, भाज्य संख्या यानी कि 70 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त या गुणनखंडित, यानी कि अभाज्य संख्या के गुणनफल या गुणनखंड के रूप में, गुणनखंड के रूप में हमने तोड़ दिया, यानी पार्ट बाय पार्ट में तोड़ दिया, के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। हमने गुणनखंडित कर दिया 70 भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में, तथा यह गुणनखंड अद्वितीय होता है, यानी कि 70 का और कोई दूसरा तो गुणनखंड नहीं हो सकता है। ये 70 का अभाज्य गुणनखंड में 2 हो सकता है, 7 हो सकता है, 5, इन 3 नंबर के अलावा कोई हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। इसका मतलब यही हुआ ना, तथा यह गुणनखंडन अद्वितीय होता है, यानी कि एक और केवल एक, यानी कि इसी फॉर्म में हम 70 को तोड़ सकते हैं, कोई दूसरा रूप में तो हम नहीं तोड़ सकते हैं 70 भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में। इस पर कोई ध्यान दिए बिना कि अभाज्य गुणनखंड किस क्रम में, अभी हमने समझा दिया। यानी 70 को जरूर थोड़ी ऐसे लिखेंगे, इसी क्रम में लिखेंगे संख्या को। इसको 5 गुने 7 गुने 2 भी लिख सकते हैं, 7 गुने 5 गुने 2 भी लिख सकते हैं। बच्चों, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए,
और हमारे हमारे वीडियो को लाइक करते, अच्छा लगे तो लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, अभी हम इस पे क्वेश्चन करेंगे। हेलो बच्चों, हम किसी भी दो संख्या या दो से अधिक संख्या को अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना सिखाएंगे। जैसे हमने एक एग्जांपल के लिए क्वेश्चन लिया बच्चों, ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में VVI में 2 नंबर का पूछ सकता है, 2 नंबर का पूछ सकता है या ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। लिख देगा 2 नंबर, बोलेगा इसका एचसीएफ क्या है, एलसीएम क्या है, ऐसे ही पूछ सकता है। जरूरी नहीं है कि 2 नंबर का पूछा है, बस हम एक ओवरव्यू के लिए बता दिए VVI क्वेश्चन है 2 नंबर का, ऐसा पूछ सकता है एग्जाम में। अब पूछता ही हर एक साल। जैसे क्वेश्चन क्या है, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो एचसीएफ एलसीएम जैसे हम बचपन से निकालते आ रहे, 5वां में 6ठा में, वैसा नहीं करना है। हमको कौन सा विधि उपयोग करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो सबसे पहले क्या करना है, दोनों संख्या को हमें अभाज्य गुणनखंड में के क्रम में तोड़ देना है, यानी कि पार्ट बाय पार्ट में तोड़ देना है। पहले 6 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे लिख सकते हैं, 2 गुने 3 लिख सकते हैं ना, दोनों अभाज्य संख्या है। हमने यही अभी पढ़ा ना कि भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ना ही अभाज्य गुणनखंड विधि होता है ना, या अंकगणित के आधारभूत पर में होता है। तो हमने 6 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ दिया। अब 20 को तोड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में, 20 यहां लिख लेंगे, बड़ा नंबर है तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या से भाग देंगे इसको। 2 से 10 बार में गया, फिर 2 से 5 बार में गया, 5 से 1 बार में गया। तो 20 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया बच्चों, 2 गुने 2 गुने 5, तो 2 4 5 20। अब हमें इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक हिंदी में बोलते हैं। एचसीएफ का मतलब क्या होता है बच्चों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि इन दोनों नंबर में 2 कॉमन है, 2 कॉमन है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि 2 कॉमन है तो यहाँ पे दोनों में जो कॉमन है उसको यहाँ पे लिख देंगे एचसीएफ में। देयरफॉर एचसीएफ बराबर 2। जो नंबर दोनों में कॉमन है वही लिख देना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पे 2 का पावर 1 है, इसमें भी 2 का पावर 1 ही लेना, 2 नहीं लेना है, गड़बड़ हो जाएगा फिर। तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 2। अब एचसीएम बराबर क्या हो जाएगा, जितना भी नंबर है, नंबर कौन कौन सा है यहाँ पे, 2 है, 3 है, 5 है, इन तीनों नंबर में ज्यादा घात वाला नंबर लेना है। जैसे नंबर 2 हो गया, 2 का ज्यादा घात क्या है यहाँ पे, 2 के पावर 2, इसके 2 के पावर 2 लिख सकते हैं ना, या 2 के घात 2। 5 का अधिकतम घात क्या है, 1, यहां पे लिखेंगे एलसीएम। देयरफॉर इसीलिए एलसीएम बराबर, हमने क्या बताया, जितना भी नंबर अभाज्य गुणनखंड में दिया हुआ उन सभी नंबरों में या संख्याओं में सबसे ज्यादा घात वाला नंबर लेना है। 2 का अधिकतम घात क्या है यहाँ पर, 2 के पावर 2 लिख देना है। अब कौन सा नंबर है अभाज्य गुणनखंड में, 3 का अधिकतम घात क्या, 1 है, इसमें तो नहीं है ना, 3 का अधिकतम घात 3 लिखेंगे, गुने, अब कौन सा नंबर बच गया, 5 का अधिकतम घात क्या है इन पूरे नंबर में, जो हमने अभाज्य गुणनखंड किया, जितना भी नंबर दिया रहेगा उसका अभाज्य गुणन करने के बाद जो अभाज्य गुणनखंड में नंबर रहेगा उसमें सबसे ज्यादा घात वाला नंबर को लेना है। यानी जितना भी नंबर दे, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 5 रहेगा, सब तीनों नंबर में ज्यादा घात वाला नंबर लेना है। तो यहाँ पे 5 बच गया, तो 5 का अधिकतम घात क्या, 1 है, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुने 3 गुने 5, 4 3 12 5 60। ये हमारा आंसर हो गया। ये हो गया एलसीएम, ये हो गया एचसीएफ। एक बार फिर से समझ लेते हैं बच्चों। जैसे हम क्वेश्चन क्या बोल रहा था, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बच्चों VVI है, 2 नंबर का, या ऑब्जेक्टिव में ही पूछ सकता है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, जो भी क्वेश्चन में नंबर दिया हुआ है उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ देना है। 6 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ा, 2 गुने 3 लिख दिया।
अब बच गया 20। 20 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ा तो 2 गुने 2 गुने 5, ये आ गया हमारे पास। अब एचसीएफ निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि दोनों नंबर में जो नंबर कॉमन है उसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है, यानी कि दोनों में 2 कॉमन है, लेकिन यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 1 है तो 2 की पावर 2 लेंगे, तो ऐसे गलत हो जाएगा। दोनों में 2 की पावर 2 कॉमन होना चाहिए। कॉमन होना है कि कॉमन मतलब साझा, यानी कि दोनों में सेम होना चाहिए। यहाँ 2 की पावर 1 है तो यहाँ भी 2 की पावर 1, एचसीएफ बराबर 2 की पावर 1 ही लेंगे, इसलिए हमने लिखा एचसीएफ बराबर 2 की पावर 1, यानी कि 2 ले लिया। आंसर हो गया एचसीएफ बराबर, ये निकल गया हमें। अब क्या निकालना था? एलसीएम निकालना था। एलसीएम निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड 2 नंबर का हम अभाज्य गुणनखंड में तोड़ा, तो जितने भी नंबर यहाँ पे कितने नंबर दिया हुआ है? 2 3 5, इन 3 नंबर के अलावा कोई नंबर नहीं है ना यहाँ पे, तो इन तीनों नंबर में हाईएस्ट पावर का लेना है, यानी कि ज्यादा घात वाला नंबर लेना है, यानी कि 2 सबसे पहले 2 को पकड़ेंगे, तो 2 में सबसे ज्यादा घात क्या है? 2 की पावर 2, तो हमने 2 की पावर 2 यहाँ पे लिख दिया। अब बच गया 3। 3 में ज्यादा घात का नंबर कौन सा है? एक ही 3 की पावर 1 है, तो यहाँ पे गुने 3 लिख दिया। अब कौन सा नंबर बचा? 5। 5 में ज्यादा घात वाला नंबर कौन सा है? 5 की पावर 1 ही है, उसके अलावा कोई नंबर तो है नहीं, तो गुने 5 लिख दिया। इन तीनों को गुना करके हमने 60 लिख दिया। ये हमारा एलसीएम एचसीएफ निकल गया, ये हमारा एलसीएम निकल गया। बच्चों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और एक बार अगर कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिए, और एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का। के अंतर्गत हम एलसीएम और एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना सिखाएंगे। ये भी 2 नंबर का बिहार बोर्ड में पूछता है या ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। जैसे क्वेश्चन है बच्चों, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। हमें ये भी इन दोनों संख्या का एलसीएम और एचसीएफ भी निकालना है, और ये भी जांच करना है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। इस क्वेश्चन का करने का यही मतलब है ना, तो हम वही करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले इन दोनों संख्या का एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले इन दोनों संख्या को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ देंगे। 26 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो 13 गुने 2 लिख सकते हैं ना। 26 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो 13 गुने 2। 91 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं? 13 गुने 7, 7 21, हाँ 13 गुने 7 लिख सकते हैं ना। 91 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो अब इन दोनों संख्या का एचसीएफ पहले क्या होता है वो निकालेंगे। इसीलिए एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बराबर क्या हो जाएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे क्या है? 13। इन दोनों में 13 इन दोनों संख्या में कॉमन है, इन दोनों संख्या में 13 कॉमन है। और 13 का हाईएस्ट पावर कितना? 1। दोनों संख्या में 13 का हाईएस्ट पावर या ज्यादा सबसे ज्यादा पावर कितना? 1। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? 13। अब एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? देयरफॉर एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? लोएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम के लिए हमने क्या बताया अभी अभाज्य गुणनखंड विधि में? जितना भी नंबर दिया उसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है। हाईएस्ट कॉमन बोल रहा हूं, ज्यादा घात वाला नंबर लेना। कितना नंबर यहाँ पे? एक 13 हो गया, एक 2 हो गया, एक 7 हो गया। इन तीनों नंबर में हाईएस्ट ज्यादा घात वाला नंबर लेना है तीनों नंबर में। तो 13 में सबसे ज्यादा घात वाला क्या है? 13 ही है। उसके बाद बच गया 2। 2 में ज्यादा घात क्या है? 1 ही है, दोनों 1 ही है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। उसके बाद 7 है। 7 में ज्यादा घात क्या है? नंबर 7 ही है, 7 की पावर 1 है, 7 लिखेंगे। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? 13 दूना 26 गुने 7, 6 42 की 2 हाथ में 4, 2 14 4 18, 642 की 2 हाथ में 4, 2 14 18, यानी कि एचसीएफ बराबर ये निकल गया, एलसीएम बराबर ये निकल गया। अब हमें क्या क्वेश्चन बोल रहा है
कि इन दोनों संख्या का गुणनफल बराबर जो हमने एचसीएफ निकाला और एलसीएम निकाला इसके बराबर है। तो लिखेंगे अब क्या लिखेंगे, अब प्रश्न से क्या बोल रहा है, हमें सिद्ध करना है 26 गुने 91 बराबर एचसीएफ बराबर एलसीएम, एचसीएफ गुने एलसीएम, एचसीएफ गुने एलसीएम। 26 गुने 91 को जस के तस छोड़ देंगे बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। एचसीएफ कितना निकला 13 लिखेंगे गुने एलसीएम, एलसीएम कितना निकला 182। 182 को हम 26 गुने 7 या 13 गुने 2 गुने 7 लिख सकते हैं ना, पहले 182 लिख देते हैं। 26 सबको तोड़ देते हैं, 13 गुने 2, 13 गुने 7, 13 गुने 182 को क्या लिख सकते हैं 13 गुने 2 गुने 7, 13 गुने 2 गुने 7। तो बच्चों अब यहां पे हम क्या देख रहे हैं, 13 इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, 2 इधर 1 है, इधर भी 1 है, 7 इधर 1 है, इधर भी एक 7 है। यानी कि दो संख्या का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम के बराबर हमने सिद्ध कर दिया है। लिखेंगे देयरफॉर एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूव्ड। एलएचएस का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष। आरएचएस का मतलब राइट हैंड साइड, दायां पक्ष। यानी कि ये बायां पक्ष के बराबर दायां पक्ष हो गया। क्वेश्चन यही बोल रहा है ना, दो संख्या का गुणनफल यानी कि ये दो संख्या दिया हुआ है बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, यहाँ बराबर हो गया ना, दो संख्या गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। प्रश्न से हमें ये बोल रहा था, तो हमने दो संख्या गुणनफल लिख दिया। एचसीएफ कितना निकला था यहाँ से 13, तो हमने 13 लिख दिया। एलसीएम कितना निकला 182 गुने 182 लिख दिया। अब दोनों को गुणनखंड के रूप में खंडित कर दिया, यानी 26 को 13 गुने 2 लिख सकते हैं हम, 91 को 13 गुने 7 लिख सकते हैं बराबर 13 को 13 जस के तस उतार दिया हमने, 182 को 13 गुने 2 गुने 7 लिख सकते हैं। इन दोनों तरफ 13 दो बार है, इधर भी 13 दो बार है, 2 एक बार है, इधर भी 2 एक बार है, 7 इधर एक बार है, 7 इधर भी एक बार है। एक बार हम फिर से समझा देते हैं। क्वेश्चन क्या बोला था, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। यानी कि हमें इन दोनों संख्या का एलसीएम और एचसीएफ भी निकालना है और ये भी सिद्ध करना है कि दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। तो सबसे पहले हमने क्या किया यहाँ पे बच्चों, जो भी संख्या दिया हुआ उसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में पहले तोड़ दिया। 26 को तोड़ा 13 गुने 2 लिखा, 91 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ा तो 13 गुने 7 लिखा। अब इन दोनों संख्या का एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि दोनों में कॉमन क्या है, सबसे दोनों में ज्यादा पावर वाला कॉमन क्या है 13, 13 पावर 1 है, तो यहाँ पे 13 लिख दिया। देयरफॉर एचसीएफ बराबर 13 लिख दिया। देयरफॉर एलसीएम, इसीलिए एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, कितना नंबर दिया हुआ 3 नंबर, 13 दिया हुआ 2 दिया हुआ 7, इन तीनों नंबर में ज्यादा घात वाला नंबर लेना है एलसीएम में। तो 13 में सबसे ज्यादा घात वाला नंबर क्या है, 13 ही है, 13 लिख दिया हमने। उसके बाद कौन सा नंबर है 2 में सबसे ज्यादा घात वाला क्या है, इन दोनों में 2 का पावर 1 ही है, तो गुने 2 लिख दिया। उसके बाद बच गया 7 में सबसे ज्यादा घात वाला नंबर कौन सा है, 7 ही है, 13 गुने 2 गुने 7। तो देयरफॉर एलसीएम बराबर क्या हो गया 182 निकल गया। अब प्रश्न से क्या बोल रहा है बच्चों, इन दोनों संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। तो हमने वही लिखा 26 गुने 91 बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। 26 गुने 91 जस के तस उतार दिया हमने। उसके बाद एचसीएफ 13 निकला यहाँ से, एलसीएम 182 निकला यहाँ से, दोनों को गुणनखंड के रूप में तोड़ दिया, यानी कि 26 को 13 गुने 2 लिख दिया, 91 को 13 गुने 7 लिख दिया, 13 को जस के तस उतार दिया हमने यहाँ पे।
उसके बाद 182 को 13 गुने 2 गुने 7 लिख दिया। इधर भी 13 2 बार है, इधर भी 13 2 बार है, इधर 2 1 बार है, इधर भी 2 1 बार है, इधर 7 1 बार है, इधर भी 7 1 बार है, यानी कि LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया, यानी सत्यापित हो गया। बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। बच्चों, अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।